हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन होंगे और अपने पढ़ाई में अच्छे तरीके से लगे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th की साइंस, जो दूसरा चैप्टर है क्या, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। ये पढ़ने वाले हैं क्लास कितना, क्लास 8th का साइंस है। क्लास 8th का साइंस है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास साइंस का दूसरा चैप्टर, क्या नाम है, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। ये पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले दिया हुआ है क्या, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। सबसे पहले हमें यह जानना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। यह ऐसे जीव जिनका आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से क्या किया जाता है, देखा जाता है। वह क्या होता है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। जैसे क्या है, ब्रेड पर उगने वाले कवक। ब्रेड पर उगने वाले कवक, ब्रेड पर क्या होती है, व्हाइट व्हाइट फंगी जैसा कवक जैसा क्या होता है, उसमें उगने लगता है। वही क्या है, एक सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव का मतलब समझ में आ गया कि वैसे जीव जिसका क्या आकार कितना क्या होता है, इतना छोटा होता है जिससे उन्हें केवल सूक्ष्म दर्शी यंत्र की सहायता से देखा जाता है। वह क्या होती है, सूक्ष्म जीव कहलाती है। जैसे क्या होता है, बहुत दिन तक हम क्या करते हैं, रोटी या ब्रेड को रखते हैं तो उस पर क्या होती है, व्हाइट व्हाइट लेयर चढ़ जाती है। वही व्हाइट लेयर क्या है, कवक है। वही कवक क्या है, एक सूक्ष्म जीव है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सूक्ष्म जीव को चार मुख्य वर्गों में बांटा गया है। क्या किया गया है, सूक्ष्म जीवों को क्या किया गया है, चार मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यहाँ पे क्या क्या है, पहला है जीवाणु, बैक्टीरिया हो गया। दूसरा क्या है, कवक हो गया, फंगी। तीसरा क्या है, प्रोटोजोआ। और चर्मा में क्या है, शैवाल। ये चार क्या है, जीवाणु ये सूक्ष्म जीव का क्या है, मुख्य भाग है, मुख्य भाग है। ये चार वर्गों में क्या किया, उनको सूक्ष्म जीवों को बांट दिया गया। पहला क्या है, जीवाणु हो गया। दूसरा क्या हो गया, कवक हो गया। तीसरा क्या है, प्रोटोजोआ। और चर्मा में क्या है, शैवाल। इतना तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तब आइए हम क्या करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है विषाणु। क्या दिया हुआ है, विषाणु, वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हैं। वायरस भी क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। परंतु यह अन्य सूक्ष्म जीवों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। यह केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। देखिए सूक्ष्म जीव जो हम बताए थे अभी, चार वर्ग क्या था। पहला था क्या, कवक था। दूसरा क्या था, जीवाणु था। तीसरा प्रोटोजोआ। और चौथा में क्या था, एल्गी था, शैवाल था। लेकिन वह चारों से क्या है, विषाणु भिन्न है। ये विषाणु इसलिए भिन्न है क्योंकि विषाणु जब तक उस जीव का क्या के बॉडी में ना जाए तब तक क्या करता है, अपने आप में विभाजन नहीं करता। और जो चार मुख्य वर्ग बताए हैं, ये चार क्या करता है, कहीं पे भी क्या कर सकता है, विभाजन कर सकता है। और ये जो विषाणु होते हैं वो क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या, जीवाणु पौधे या जंतु कोशिका सभी में क्या करते हैं, गुणन करते हैं। जीवाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, चाहे पौधे हो चाहे जंतु की कोशिका हो, ये सभी में क्या होते हैं, गुणन करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, तीन यहाँ पे वर्ग है। पहला क्या है, सूक्ष्म जीव का नाम है। तब फिर इनका क्या है, नाम। और इनका क्या है, विवरण है। पहला में क्या है, जीवाणु। क्या है, जीवाणु। जीवाणु इस स्पाइरल स्पाइरल जीवाणु हो गया, क्षरनुमा जीवाणु है। ये केस में आ जाता है, जीवाणु में ही आ जाता है। और ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, क्षय रोग,
टीबी हो गया, ये सब सारे किस में आते हैं, जीवाणु से ही होता है। ये सब बीमारी क्या होता है, जीवाणु से ही होता है। अब दूसरा क्या है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में क्या आ जाएगा, जैसे अमीबा हो जाएगा और क्या हो, पैरामेसियम हो जाएगा। ये अमीबा और पैरामेसियम क्या है, यह एक कोशिकीय जीव है। क्या है, यह एक कोशिकीय जीव है। यह अतिसार तथा मलेरिया रोग होती है। इससे क्या होती है, अतिसार तथा मलेरिया रोग होती है। अब तीसरा में देखिए क्या है, कवक। कवक में क्या होता है, राइजोपस आ जाएगा और क्या आ जाएगा, पेनिसिलियम। राइजोपस और पेनिसिलियम, इसमें क्या होता है, विवरण में क्या है, यह बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। अब चर्मा में देखिए क्या है, शैवाल। शैवाल में कौन कौन आ जाता है, जैसे इसका नाम क्या है, क्लेमाइडोमोनास, और दूसरा क्या है, स्पाइरोगाइरा। क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा किस में आ जाता है, शैवाल में आ जाता है। और यह इनका जो विवरण है, विवरण में क्या है, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ये क्या है, विषाणु। ये क्या है, विषाणु, वायरस। देखिए वायरस का फिगर कैसा होता है। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप आइए क्लास को हम आगे करते हैं। आप यहाँ पे दिया हुआ सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, यहाँ पे दिया हुआ क्या, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, हर जगह रहते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, हर जगह क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और बर्फीली जगह, और क्या होती है, उष्मा जगह। उष्मा मतलब क्या होता है, गर्म स्थल पर होते हैं। और क्या होते हैं, मरु स्थल पर भी होते हैं। दलदल, सभी जगह क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं। अब क्या है, सूक्ष्म जीव हर जगह क्या होता है, पृथ्वी में हर जगह क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। चाहे वो बर्फीली जगह क्यों ना हो, चाहे वो गर्म इलाका क्यों ना हो, चाहे वो मरुस्थल क्यों ना हो, यह दलदल क्यों ना हो, ये सब सारे में क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं। आप यहाँ पे देखिए, मित्रवत सूक्ष्म जीव। मित्रवत सूक्ष्म जीव मतलब होता है जो हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ क्या, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं, उनका उपयोग निम्न कार्यों में क्या होती है निम्न कार्यों में क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होती है। पहला क्या है, पहला है दही, ब्रेड एवं केक बनाने में। दही एवं केक बनाने में क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। और दूसरा क्या है, अल्कोहल निर्माण करने में। दूसरा क्या है, अल्कोहल निर्माण करने में भी हम क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। प्राचीन समय में क्या होता था, जो अल्कोहल बनता था वह सूक्ष्म जीवों से ही क्या करता था, उनको बनाता था। और दही हो गया, ब्रेड हो गया, केक हो गया, ये सब सारे चीज बनाने में किस चीज का प्रयोग करता है, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करता है। और क्या होता है, तीसरा में है क्या, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तीसरा में क्या है, पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने में क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव मदद करते हैं। और क्या होती है, औषधियां निर्माण में, औषधियां निर्माण में भी क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों का भी प्रयोग करते हैं। और क्या होती है, मृदा की उर्वरता वृद्धि करने में भी क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, तीसरा में पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। और क्या होती है, औषधि निर्माण करने में भी, औषधि निर्माण करते हैं, इसमें भी क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। और पचमा में क्या है, मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में भी क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। आप आइए आगे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है कि दही में क्या है, दही में लैक्टोबैसिलस नामक, दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं, जो दूध को दही में बदल देते हैं। जो क्या करते हैं, दूध को दही में बदल देते हैं। दही में क्या होते हैं, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं, जो क्या करते हैं, दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है ईस्ट। ईस्ट को खमीर भी बोल सकते हैं। यह ईस्ट एक प्रकार का कवक है। क्या है, ईस्ट एक प्रकार का कवक है, जो खाद्य पदार्थों को फुला देते हैं। ईस्ट जो होते हैं क्या होते हैं, गुलगुला वगैरह बनाती हैं, या अलग अन्य चीज पूरी वगैरह बनाती हैं। तो उसमें क्या होते हैं,
चुटकी भर क्या होती है, खमीर का प्रयोग करते हैं, ईस्ट का प्रयोग करते हैं, जो क्या करते हैं, पूरी और गुलगुले वगैरह को क्या करते हैं, फुलाने में मदद करते हैं, खाद्य पदार्थ को फुलाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है, बेकिंग उद्योग में ईस्ट का उपयोग कर ब्रेड, पेस्ट्री, केक आदि बनाए जाते हैं। ये बेकिंग उद्योग में क्या होता है, ईस्ट का उपयोग कर ब्रेड, पेस्ट्री, केक आदि क्या होते हैं, बनाते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है, जब मैदे में चुटकी भर ईस्ट डालकर उसे गूंद लेते हैं तब ईस्ट की तीव्रता से जनन करके श्वसन के बाद क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जब क्या करते हैं हम मैदा में क्या करते हैं, चुटकी भर क्या करते हैं, ईस्ट डाल देते हैं, तो गूंद लेते हैं, ईस्ट डालकर क्या करते हैं, उसे गूंद लेते हैं। तब ये क्या होता है, यह ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के बाद क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यही क्या करते हैं, गैस बुलबुले खमीर का क्या करता है, आयतन को क्या करता है, बढ़ा देता है। इतना तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे दिया हुआ क्या, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग क्या है, आप यहाँ पे देखिए क्या है, बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड बनाने में क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग क्या होता है, बड़े स्तर पर अल्कोहल या शराब या एसिडिक एसिड बनाने में क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म जीवों का क्या होती है, जब बड़े स्तर पर क्या करते हैं, अल्कोहल बनाए जाते हैं, यह शराब बनाए जाते हैं या एसिडिक एसिड बनाए जाते हैं, तब क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप आइए आगे क्या है, आगे अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि गेहूं, चावल, फलों के रस आदि में क्या होता है, शर्करा होती है। जब इनमें ईस्ट मिलाती है तब यह किण्वन प्रक्रिया द्वारा अल्कोहल या शराब क्या होती है, बनाई जाती है। जब हम क्या करते हैं, गेहूं, चावल, फलों के रस आदि, उसमें क्या होते हैं, शर्करा होती है। जब इनमें क्या करते हैं, ईस्ट मिलाते हैं तब वह क्या होती है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा अल्कोहल या शराब क्या होती है, बनाई जाती है। अब आगे क्या है, किण्वन क्या है, किण्वन क्या होता है, देखिए किण्वन, यहाँ पे किण्वन प्रक्रिया द्वारा क्या करता है, अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। ये किण्वन प्रक्रिया होता क्या है, जानिए यहाँ पे, वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में बदलता है और किण्वन प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, किण्वन प्रक्रिया कहलाती है। यहाँ पे क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में बदलता है, वह किण्वन प्रक्रिया कहलाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को क्या होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं। किण्वन प्रक्रिया क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें क्या होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक को सूक्ष्म जीवों की सहायता से क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों की सहायता से उसे क्या करते हैं, सरल कार्बनिक यौगिक में बदलता है। वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, किण्वन प्रक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया में क्या होती है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। किण्वन प्रक्रिया में क्या होती है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। किण्वन प्रक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार रिवाइज कर देते हैं, वह प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होती है, जटिल कार्बनिक यौगिक को सूक्ष्म जीवों की सहायता से क्या करता है, सरल कार्बनिक यौगिक में तोड़ देते हैं या उसमें बदल देते हैं, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, किण्वन प्रक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया में क्या होती है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप आगे देखिए, आगे क्या है, यहां पे दिया हुआ क्या, सूक्ष्म जीवों और औषधियों का उपयोग, सूक्ष्म जीवों के औषधियों उपयोग। यहाँ पे क्या है, जीवाणु तथा कवक से अनेक प्रकार की औषधियां बनाई जाती है। जीवाणु तथा कवक से क्या होती है, अनेक प्रकार की औषधियां बनाई जाती है। अब यहाँ पे क्या है, प्रतिजैविक, क्या है, प्रतिजैविक, ऐसी औषधियां
जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती है, वह क्या कहलाती है? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है। तो क्या होती है? वह औषधि जो बीमारी को पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं और उनकी वृद्धि को क्या करती है? रोक देती है। वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिजैविक कहलाती है। जैसे यहाँ पे उदाहरण पे दिया हुआ है क्या? टेट्रासाइक्लिन, पहला एग्जांपल क्या है? टेट्रासाइक्लिन, और दूसरा क्या है? ट्रेप्टोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन है। क्या है? एरिथ्रोमाइसिन। ये तीन है जो दवाई है, क्या करता है? जो हमारे शरीर में जितने भी अलग अलग क्या होते हैं, बैक्टीरिया घुसते हैं या बीमारी पैदा होती है, उसको क्या करते हैं? मारने का काम करते हैं। ये किसमें होती है? प्रतिजैविक में होती है। अब आगे देखिए, आगे क्या है? अब इससे हमें रोकथाम कैसे करना चाहिए, इससे हमें कैसे बचना चाहिए? यहाँ पे दिया हुआ सावधानियां, सावधानियां हमें रोकथाम कैसे करना चाहिए। पहला क्या? हमें प्रतिजैविक दवाई डॉक्टर की सलाह पर ही क्या करना चाहिए? लेना चाहिए। दवाइयों का पूरा कोर्स करनी चाहिए। पहला पॉइंट है क्या? हमें प्रतिजैविक दवाइयों डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए? दवा का पूरा कोर्स करनी चाहिए। कोर्स मतलब क्या होता है? जितना दवाई आपको दिया गया है प्रतिजैविक में, उनको क्या कीजिए? पूरा तरीका से क्या कीजिए? उसको खा लीजिए। ये होता है पहला पॉइंट। क्या है? पहला पॉइंट है हमें प्रतिजैविक दवाइयों डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, जिससे क्या होती है? दवाई का और क्या होते हैं? दवाई का पूरा कोर्स करनी चाहिए, पूरी तरीके से क्या करना चाहिए? उनको खा लेनी चाहिए। अब दूसरा में क्या है? दूसरा में है क्या? आवश्यकता होने पर ही क्या करना चाहिए? इन दवाइयों को लेना चाहिए। आवश्यकता पड़ेगी तभी ये क्या करना चाहिए? ये दवाई को लेना चाहिए, अन्यथा भविष्य में क्या होती है? कम प्रभावी होती है। क्या होती है कि हमें क्या होता है? बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाता है, तभी हमें क्या करना चाहिए? दवाई लेना चाहिए। अन्यथा जो क्या होता है? जो हानिकारक जीव मरते ही हैं, और उसके साथ साथ क्या होते हैं? जितनी भी लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं उसको भी क्या करते हैं? मृत्यु कर देते हैं। तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट में क्या है? तीसरा पॉइंट में है कि आवश्यकता रूप से इन दवाइयों के सेवन से लाभकारी जीवाणु क्या होते हैं? मर जाते हैं। हम क्या करते हैं? अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करते हैं? दवाई नहीं लेती हैं, उससे ज्यादा ले लेते हैं, अनावश्यक क्या करते हैं? दवाई ले लेती हैं। तो इससे क्या होती है? हमारे सेवन करने से जितने भी लाभकारी जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो सब सारे क्या होते हैं? मर जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ क्या? अनावश्यक रूप से इन दवाइयों के सेवन लाभकारी जीवाणु क्या होते हैं? मर जाते हैं। अनावश्यक रूप से हम क्या करते हैं? दवाई अधिक मात्रा में खा लेते हैं। इससे क्या होता है? हमारे शरीर में जितने भी लाभकारी जीवाणु होते हैं वो भी क्या होते हैं? मर जाते हैं। इससे क्या होती है? हमारे शरीर में बहुत ज्यादा परेशानियां होने लगती है। आप यहाँ पे दिया सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फफूंद कवक से क्या होती है? पेनिसिलिन प्रतिजैविक बनाई थी। क्या बनाई थी? प्रतिजैविक बनाई थी। सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फफूंद क्या हो गया? कवक से क्या हो रही है? पेनिसिलिन प्रतिजैविक क्या किए थे? बनाए थे। कौन बनाए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फफूंद मतलब क्या होता है? कवक से क्या होती है? पेनिसिलिन प्रतिजैविक क्या किए थे? बनाए थे। यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे क्या है? वैक्सीन, टीका। यहाँ पे क्या है? वैक्सीन। क्या है? वैक्सीन, टीका। रोग कारक मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार क्या होते हैं? लड़ने को प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए क्या होती है? बनी रहती है। इससे मृत निष्क्रिय सजीवों को क्या होती है? वैक्सीन कहते हैं। मतलब क्या है कि रोग कारक मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव जो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाता है, क्या किया जाता है? प्रवेश कराया जाता है, तो शरीर में कोशिकाएं उसी के अनुसार क्या होते हैं? लड़ने को क्या होते हैं? प्रतिरक्षी उत्पन्न करके प्रतिरक्षी क्या करते हैं? उत्पन्न करके रोग कारक को क्या करते हैं? नष्ट कर देती है। यही प्रतिरक्षी क्या होते हैं? हमारे शरीर में सदा के लिए क्या होते हैं? बने रहते हैं। इस मृत या निष्क्रिय
सूक्ष्म जीव को सूक्ष्म जीव को ही क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट देखिए क्या है। प्रथम एडवर्ड जेनर ने 1798 में चेचक का वैक्सीन बनाया था। कब बनाया था? 1798 में क्या किया था? चेचक का वैक्सीन बनाया और हैजा, चेचक, हेपेटाइटिस आदि अनेक बीमारी को क्या किया? वैक्सीन टीका के द्वारा रोका जा सकता है। ये जो एडवर्ड एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? 1798 में चेचक का वैक्सीन बनाया। चेचक का क्या किया? वैक्सीन बनाया। जैसे हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया आदि अनेक बीमारी में क्या होते हैं? वैक्सीन के द्वारा रोका जा सकता है। ये सब जितने भी बीमारी है इससे क्या होता है? वैक्सीन के माध्यम से रोका जा सकता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे क्या है। यहाँ पे दिया हुआ क्या? हानिकारक सूक्ष्म जीव। क्या है? हानिकारक सूक्ष्म जीव। हानिकारक सूक्ष्म जीव क्या है? क्या है हानिकारक सूक्ष्म जीव? वे सूक्ष्म जीव जो मनुष्य, जंतुओं तथा पौधों में रोग उत्पन्न करती है या हानिकारक सूक्ष्म जीव कहलाती है। ये क्या कहलाती है? हानिकारक सूक्ष्म जीव कहलाती है। वे सूक्ष्म जीव जो क्या करता हो, मनुष्य या जंतु तथा पौधे की में क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करती है, यह क्या कहलाती है? हानिकारक सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है? रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाती है? रोगाणु यह रोग जनक कहलाते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव रोगाणु यह रोग जनक कहलाते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव रोगाणु यह रोग जनक कहलाते हैं। अब यहाँ पे क्या है? संचरणीय रोग। संचरणीय रोग में क्या है? संचरणीय रोग में है किसी संक्रमित व्यक्ति से रोग जब वायु, जल, भोजन, कायिक संपर्क से क्या होती है? स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है तो इससे संचरण रोग कहते हैं। क्या होती है? किसी संक्रमित व्यक्ति से रोग जब वायु, जल, भोजन यह कायिक संपर्क से क्या होती है? स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है तो इसे क्या कहते हैं? संचरण रोग कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। जैसे क्या है? हैजा हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, चिकन पॉक्स हो गया आदि। ये क्या है? संचरणीय रोग है। ये क्या है? संचरणीय रोग है। अब फिर देख लीजिए यहाँ पे संचरणीय रोग क्या है? किसी संक्रमित व्यक्ति से रोग जब वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है तो यह क्या कहलाती है? संचरणीय रोग कहते हैं। संचरणीय रोग क्या होती है? वे संक्रमित होते हैं जो क्या करते हैं? वायु या जल या भोजन या कायिक संपर्क के द्वारा क्या होती है? स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं। वही क्या होता है? संचरणीय रोग होता है। जैसे सर्दी जुकाम हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, हैजा हो गया, ये सब सारे क्या है? संचरणीय रोग होते हैं। यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दिया हुआ क्या? रोग वाहक। क्या है? रोग वाहक। वे जीव जो रोगाणु जो क्या करते हैं? रोगाणु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रोग वाहक कहा जाता है। रोग वाहक क्या होता है? वे जीव जो रोगाणु को एक स्थान से दूसरी स्थान पर क्या कहते हैं? दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? रोग वाहक कहा जाता है। रोग वाहक किसे कहा जाता है? वे जीव जो क्या करते हैं? रोगाणु को एक स्थान से दूसरी स्थान तक क्या करते हैं? ले जाती हैं, वही क्या होता है? रोग वाहक होता है। जैसे घरेलू मक्खी हो गया, मादा एनाफिलीज हो गया और मादा एडिस हो गया। ये सब सारे क्या है? रोग वाहक है जो क्या करते हैं? बीमारी को एक स्थान से दूसरी स्थान तक क्या करते हैं? ले जाती है। ये क्या है? रोग वाहक है। यहाँ पे दिया हुआ क्या? वे जीव जो रोगाणु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रोग वाहक कहा जाता है। जैसे क्या है? जैसे दिया हुआ यहाँ पे घरेलू मक्खी, मादा एनाफिलीज और मादा एडिस। ये है ये तीन, ये सब सारे क्या है? रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं? ले जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्या है? पहले दिया हुआ है क्या? रोग वाहक, तब क्या है? रोगाणु है, तब क्या है? रोग है। पहला क्या है? मादा एनाफिलीज। देखिए मादा एनाफिलीज में क्या होता है? सोडियम ये प्लाज्मोडियम। मादा एनाफिलीज में क्या है? प्लाज्मोडियम। इससे क्या होता है? प्लाज्मोडियम। ये जो मादा एनाफिलीज से कौन सा रोग होती है? मलेरिया होती है। अब दूसरा क्या है? मादा एडिस। इससे क्या होते हैं? डेंगू वायरस होती है। इनमें क्या होते हैं? डेंगू वायरस होती है और इससे क्या होते हैं? डेंगू रोग होते हैं।
अब तीसरा में क्या है, घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी क्या, जल, इसमें रोग क्या होती है, पेट, हुई, सर दर्द, बुखार आदि होने लगती है। क्या होती है, पेट खराब होने लगते हैं, पेट में दर्द होने लगते हैं, सिर में दर्द होने लगते हैं, बुखार होने लगते हैं। किससे होने लगते हैं, ये घरेलू मक्खी से होने लगता है। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। पे क्या दिया हुआ है, डेंगू व मलेरिया की रोकथाम। पहला क्या है, हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो हमें क्या करना चाहिए, पानी एक जगह इकट्ठा करके नहीं रहने देना चाहिए। गंदी वगैरह जो पानी होती है उसको क्या करना चाहिए, बाहर फेंक देना चाहिए। हमें घर में क्या करना चाहिए, इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। पहला हो गया रोकथाम। दूसरा क्या है, कूलर की जो पानी होती है उसको क्या कीजिए, 2-3 दिन में क्या करना चाहिए, बदल देना चाहिए। दूसरा हो गया। अब तीसरा क्या है, आसपास के स्थान को क्या कीजिए, स्वच्छ रखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जो आसपास का जो स्थान होती है उसे हमें क्या करना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। अब चरमा में क्या है, चरमा में दिया हुआ, हमें मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए। ये सब बीमारी से हमें बचने के लिए हमें ये 4 चीजों पर क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। पहला क्या है, हमें पानी को कहीं भी क्या करना चाहिए, रोका नहीं, रोका। पहला क्या है, ये देखो, पहला क्या है, हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। दूसरा क्या है, कूलर में पानी हर 2-3 दिन में क्या करना चाहिए, बदल देनी चाहिए। अब तीसरा क्या है, हमें आसपास की जो स्थान होती है उन्हें क्या करना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। और जो चर्म में है हमें क्या करना चाहिए, हमें मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए। यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, यहाँ पे दिया हुआ है, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। मनुष्य में क्या होते हैं, सामान्य रोग होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या, क्षय रोग। क्षय रोग मतलब क्या होता है, टीबी की जो बीमारी होती है, क्षय रोग। इससे किससे होता है, क्षय रोग किससे होता है, जीवाणुओं से होती है। यह वायु के माध्यम से होता है, यह क्या होती है, वायु के माध्यम से होती है। अब देखिए अगला क्या है, खसरा। खसरा क्या होती है, यह वायरस के माध्यम से होते हैं, वायरस के माध्यम। और ये किसके माध्यम फैलती है, वायु के माध्यम फैलती है। अब देखिए, अब तीसरा में क्या है, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स किसके माध्यम से होती है, वायरस के माध्यम से होती है। यह क्या करते हैं, वायरस के माध्यम से होती है। वह क्या होती है, वायु के सीधे संपर्क में यह क्या करते हैं, फैल जाते हैं। अब चर्मा में क्या है, पोलियो। पोलियो भी क्या होते हैं, वायरस के माध्यम से ही क्या करते हैं, फैलते हैं। वायरस के माध्यम से ही फैलते हैं। ये वायरस किसके माध्यम से फैलते हैं, हवाओं के माध्यम से क्या होते हैं, फैलते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह, रोगी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, पूरी तरह से अन्य व्यक्ति से अलग रखना, और रोगी व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, और उचित समय तक क्या करना चाहिए, टीकाकरण करना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ये हो गया रोग, हो गया ये वायरस, हो गया जो जीवाणु है वो है। और यहाँ पे क्या है, किसके द्वारा फैलता है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो रोकथाम हमें कैसे करना चाहिए, दिया हुआ। अब यहाँ पे आगे क्या है, देखिए, हैजा। हैजा किससे होती है, जीवाणु से होती है। किससे होती है, जीवाणु से होती है। ये क्या होती है, जल और भोजन के द्वारा क्या होते हैं, फैलते हैं। अब देखिए टाइफाइड। टाइफाइड भी क्या होती है, जीवाणु के ही माध्यम से होती है, और ये जल के माध्यम क्या होते हैं, शरीर तक फैलते हैं। अब यहाँ पे रोकथाम हमें कैसे करना चाहिए, व्यक्तिगत की स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना अपनाना चाहिए, और भली भांति पके पके भोजन को खाना चाहिए, और उबले पिए जल एवं टीकाकरण क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। देखिए, जो हैजा होता, टाइफाइड होता है, ये दोनों बीमारी किससे होती है, जीवाणु से होती है। वो किसके माध्यम से फैलता है, जल भोजन के माध्यम से फैलती है। और इसे हमें क्या करना चाहिए, कैसे रोकथाम करना चाहिए। पहला रोकथाम क्या है, व्यक्तिगत को क्या करना चाहिए, स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। और दूसरा क्या है, भली भांति क्या पके भोजन को क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। और उबले हुए जो पानी होते हैं उसको पीना चाहिए, और समय समय पर क्या करना चाहिए, टीकाकरण करते रहना चाहिए। अब हेपेटाइटिस ए, यहाँ पे दिया हुआ क्या, अगला पॉइंट क्या है, हेपेटाइटिस ए। ये किसके माध्यम से होती है, वायरस के माध्यम से होती है। ये फैलती किसके माध्यम से है, जल के माध्यम से। और हमें कैसे इससे क्या करना चाहिए, रोकथाम करना चाहिए। उबले हुए पिए जल को क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। हमें उबले हुए जल को क्या करना चाहिए, पीना चाहिए, और समय समय पर क्या करना चाहिए, टीकाकरण करना चाहिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए क्या है, ये वायरस के द्वारा क्या होती है, फैलती है। ये किसके माध्यम से फैलती है, जल के माध्यम से फैलती है। हमें क्या करना चाहिए, रोकथाम कैसे करनी चाहिए। पहला दिया हुआ क्या, हमें
उबले हुए पानी को पीना चाहिए और समय समय पर क्या करना चाहिए, टीकाकरण करना चाहिए। अब चरमा में क्या है, मलेरिया। देखिए मलेरिया ये होता है, मलेरिया जो फैलती है वो किसके द्वारा फैलती है, प्रोटोजोआ जो फैलती हैं वो क्या होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं। मलेरिया क्या होते हैं, मलेरिया ये प्रोटोजोआ होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं। ये किससे होती है, मच्छर की जो काटने से होती है, मच्छर काटने से क्या होती है, मलेरिया होती है। वो काटती हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटोजोआ को तुम्हारे शरीर पर क्या करते हैं, छोड़ देती हैं, जिससे क्या होता है, आपको मलेरिया होने लगता है। इससे हमें क्या करना चाहिए, स्वच्छता रोकथाम कैसे करनी चाहिए, पहले क्या होती है, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। पहला पॉइंट क्या, मच्छरदानियों का प्रयोग करना चाहिए, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करना चाहिए, और कीटनाशक एवं छिड़काव एवं मच्छर की प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, मलेरिया से कैसे बचना चाहिए, पहला दिया हुआ कि मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। सोने के वक्त जो सोती हैं आप, उस वक्त क्या करें, तो मच्छरदानी का प्रयोग करें। और क्या होता है, मच्छर भगाने के लिए क्या करते करें, रासायनिक या कीटनाशक छिड़काव का प्रयोग करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, जहां घर वगैरह में क्या करना चाहिए, पानी को एकत्र करके नहीं रखना चाहिए, इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे क्या है, जंतुओं में रोग कारक जीवाणु क्या है। सूक्ष्म जीव जंतुओं में अनेक प्रकार की रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे एंथ्रेक्स। जैसे एंथ्रेक्स रोग क्या होती है, उनकी खुरी पैर में होती है, और पैर के साथ साथ क्या होती है, मुंह में ये रोग उत्पन्न होती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार रिवाइज कर देते हैं, क्या जो जंतुओं में जो रोग कारक जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव जंतु में अनेक प्रकार के क्या होते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, जंतुओं में अनेक प्रकार के क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे क्या होते हैं, एंथ्रेक्स रोग, ये क्या होती है, गाय की खुर एवं मुंह में ये रोग होता है। आगे देखिए क्या है, पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले जीव क्या है, गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा इत्यादि पौधों में क्या होते हैं, रोग फैलते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या, अगला पॉइंट है, सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधे में होने वाले कुछ सामान्य रोग। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले पौधों में क्या होते हैं, पौधों में होने वाले रोग कुछ सामान्य रोग हैं। पहला क्या है, पहले देना है पादप रोग, और दूसरा में क्या है, सूक्ष्म जीव, और तीसरा में क्या है, संचरण का तरीका हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, नींबू कैंसर। नींबू कैंसर इसमें क्या होता है, नींबू कैंसर में क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो क्या होते हैं, वायु के माध्यम से होती है। अब दूसरा क्या है, गेहूं के रस्ट। यहाँ पे क्या है, गेहूं की रस्ट, ये क्या होते हैं, रस्ट में क्या होती है, कवक होते हैं, वायु एवं बीजों में क्या होती है, इनके माध्यम से फैलती है। अब तीसरा में क्या है, भिंडी की पित। भिंडी की पित, ये किसी पित में क्या होते हैं, वायरस होते हैं, तो वह किसके द्वारा फैलती है, कीट के द्वारा फैलती है। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या है कि खाद विषेकतन क्या है, खाद विषेकतन। खाद विषेकतन में क्या होता है, कुछ सूक्ष्म जीव जो क्या करते हैं, हमारे भोजन को क्या करते हैं, जहरीला बना देते हैं, तो वह क्या उसे क्या कहते हैं, खाद विषेकतन कहते हैं। खाद विषेकतन, खाद विषेकतन क्या होता है, वैसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे भोजन को जहरीला बना देते हैं, क्या करते हैं, जहरीला बना देते हैं, जिसे खाद विषेकतन कहते हैं। अब देखिए आगे क्या है, खाद परिरक्षण। खाद परिरक्षण क्या है, भोजन को संदूषित संदूषित करने वाले सूक्ष्म जीव जैसे क्या है, बैक्टीरिया, फंगस से बचाना खाद परिरक्षण कहलाता है। खाद परिरक्षण क्या है, भोजन को संदूषित करने वाले सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, फंगस से बचाना खाद परिरक्षण क्या कहलाता है, खाद परिरक्षण कहलाता है। ये खाद विषेकतन और खाद परिरक्षण आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे देखिए आगे क्या है, आगे दिया हुआ है कि खाद परिरक्षण के तरीके क्या है, खाद परिरक्षण के तरीके। खाद परिरक्षण के तरीके क्या है, खाद परिरक्षण के तरीके। पहला क्या है, रासायनिक उपाय। रासायनिक उपाय क्या है, आचार में सोडियम बेंजोएट मिलाकर क्या करना चाहिए, रासायनिक उपयोग करना चाहिए। पहला क्या है, आचार में सोडियम बेंजोएट मिलाकर, और दूसरा में क्या है, नमक। नमक में क्या हो जाएगा, आम, आंवला एवं इमली में नमक मिलाकर, और तीसरा में क्या है, चीनी में क्या होता है, जैम, जेली एवं क्या होते हैं,
सक्वेस में चीनी मिलाकर, सक्वेस में क्या होती है चीनी मिलाकर, और चरमा में क्या है तेल एवं सिरका में क्या होती है सब्जी, फल, मछली तथा मांस में परिरक्षण। आप मांस में क्या होते हैं परिरक्षण। आप यहाँ पे क्या है गर्म एवं ठंडा को क्या करना, दूध को 70 डिग्री तक क्या करना चाहिए उबाल देना चाहिए, फिर 15 से 30 सेकंड के बाद उन्हें क्या करना चाहिए पैकिंग करना चाहिए। आप यहाँ पे क्या है भंडारण एवं पैकिंग, इतना प्रक्रिया करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए इतना प्रक्रिया खाद्य परिरक्षण के तरीके से करना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और एक बार रिवाइज कर देते हैं इसको। पहला क्या है रासायनिक उपाय, पहला क्या है रासायनिक उपाय। रासायनिक उपाय में हमें क्या करना चाहिए, अचार में सोडियम बेंजाइट मिलाकर उसे पैकिंग करना चाहिए। और नमक में क्या होता है आम, आंवला, इमली में क्या करना चाहिए नमक मिलाकर। और चीनी में क्या है जैम, जेली जेली एवं क्या है स्क्वैश में चीनी मिलाकर। और चरमा में है तेल एवं सिरका में क्या है सब्जी, फल, मछली, मांस का परिरक्षण। आप छठा में क्या है भंडारण एवं पैकिंग। ये इतना प्रक्रिया है। इतना पश्चरीकरण में होता क्या है, पश्चरीकरण में क्या होता है दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म करके एकाएक ठंडा कर थैलियों में पैक करना पश्चरीकरण कहलाता है। पश्चरीकरण में क्या होता है जब हम क्या करते हैं दूध को 70 डिग्री से हम क्या करते हैं गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद क्या करते हैं 15 से 30 सेकंड तक गर्म करके एकाएक ठंडा करके थैली में क्या करना चाहिए पैकिंग करना ही क्या कहलाती है पश्चरीकरण कहलाती है। ऐसा करने पर क्या होती है हानिकारक जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं इसमें क्या होती है वृद्धि रुक जाती है। पश्चरीकरण आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार रिवाइज कर देते हैं। पश्चरीकरण में क्या होता है दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक क्या करना चाहिए गर्म करने पर एकाएक ठंडा कर थैली में क्या करना चाहिए पैक करना ही क्या कहलाती है पश्चरीकरण कहलाती है। ऐसा करने पर क्या होती है जितने भी हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या होती है उनमें वृद्धि नहीं होती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक में क्या है नाइट्रोजन चक्र। क्या है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र में क्या है हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होते हैं। सही बात है। हमारे जो पर्यावरण में क्या होते हैं नाइट्रोजन कितना है 78% है, जो सभी सजीवों का आवश्यक घटक है। यह प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन आदि में क्या होते हैं पाया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिर रखने के चक्र नाइट्रोजन क्या होते हैं चक्र नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। रखने की जो चक्र होती है उसी को क्या कहा जाता है नाइट्रोजन चक्र कहा जाता है। समझ में आया। अब हम रिवाइज करवा देते हैं क्या होता है नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। हमारे वायुमंडल में क्या होते हैं 78% नाइट्रोजन होते हैं। सही बात है। जो क्या करती है सभी सजीवों को क्या करता है आवश्यक घटक है। जो क्या होते हैं सभी सजीवों का क्या है आवश्यक घटक है। यह प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन आदि में क्या होते हैं पाए जाते हैं। जो वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिर करने की जो चक्र होती है उसी को क्या कहा जाता है नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। देखिए नाइट्रोजन चक्र यहाँ पे दिया हुआ है नाइट्रोजन चक्र है। ये क्या है नाइट्रोजन चक्र है। सबसे पहले क्या है वायुमंडलीय नाइट्रोजन। वायुमंडलीय नाइट्रोजन से क्या होती है यहाँ पे वायुमंडल नाइट्रोजन का जीवाणु नीले हरे शैवाल द्वारा क्या होती है स्थिरीकरण होती है। और यहाँ पे दिया हुआ क्या तरित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तरित बिजलियों के द्वारा क्या होती है नाइट्रोजन की क्या होती है स्थिरीकरण होती है। और यहाँ पे ये हो गया। अब दूसरा में देखिए क्या है जीवों द्वारा स्थिर नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में क्या करते हैं परिवर्तित करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं मिट्टी की उपस्थिति में नाइट्रोजन यौगिक बनाते हैं। मिट्टी की उपस्थिति में क्या होती है नाइट्रोजन यौगिक बनाते हैं। अब यहाँ से समझिए क्या है तरित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। स्थिरीकरण के बाद होने के बाद क्या होता है मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का यौगिक होने लगता है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे दिया हुआ कि पौधे द्वारा अवशोषण होता है। पौधे के द्वारा क्या होते हैं अवशोषण होती है। और उसके बाद जंतु के द्वारा पौधे क्या किया जाता है खाया जाता है। उसी क्या होता है जब ये प्रक्रिया होने के बाद उसके बाद क्या करता है जंतु उस पौधे को खाता है। उसके बाद क्या करता है जो जितने भी विशिष्ट वेस्ट पदार्थ होते हैं उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन विशिष्ट होती है।
खाने के बाद जो जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वह सजीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन विशिष्ट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्या, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों में क्या होती है, गैस या नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाती है। तब इसके बाद क्या होती है, वायुमंडल नाइट्रोजन उत्पन्न होता है। इतना तक समझ में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो क्या कीजिए, वीडियो को आप अपने दोस्तों तक क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए, और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स पर क्या कीजिए, अपना जितने भी डाउट हो आपको वो डाउट को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमको भी पता चले ना क्या आपको क्या डाउट है। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो आज को हम यही तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।